हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना 8th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है दहन और ज्वाला, इसमें मैंने आप लोगों को दहन के बारे में बताया था कि दहन होता क्या है। दहन का मतलब होता है जलना और ज्वाला का मतलब होता है कि लौ के साथ में कोई पदार्थ को यदि जलाया जा रहा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को ज्वलन ताप के बारे में बताया था कि ज्वलन ताप होता क्या है। यानी कि ज्वलन ताप एक ऐसा ताप होता है जिस पर कोई वस्तु जलती है, जिस पर वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलती हो वो उसे उसका ज्वलन ताप कहा जाता है। उसी तरीके से ज्वलनशील पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ लेते हो उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी ज्वलनशील पदार्थों में आते हैं। इनके बाद में आता है डियर स्टूडेंट्स माचिस के बारे में कि माचिस जो है लगभग 5000 वर्ष पहले से ही मिस्र में के अंतर्गत इसका निर्माण होने की कंडीशन थी, वहां पर उन्होंने बनाया। लेकिन उसके निरापद जो माचिस जो तैयार की गई वो लगभग 200 वर्षों पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस को मिलाकर के तैयार की जाती है, जिसमें तो चीड़ की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी की तीलियां बनाई जाती हैं और उनको गंधक के घोल में होकर निकाला जाता है। फिर उसके ऊपर पोटेशियम क्लोराइड, श्वेत फास्फोरस और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड मिला करके उसके ऊपर उसकी तीलियां बनाई जाती हैं। उसके अलावा जो कांच होता है, जिसका भाग होता है माचिस का ऊपर का भाग रगड़ने वाला, उसमें कांच के ऊपर लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है जो आसानी से आग पकड़ता है। तो रगड़ खाने के उपरांत जब जलाया जाता है तीली को तो लाल फास्फोरस के ऊपर रगड़ा जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद में आता है अग्निशमन। अग्निशमन जैसा कि इसका नाम है यानी कि आग बुझाने वाला। अग्निशमन का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? आग बुझाने के लिए करते हैं। अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन, इसमें होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या करती है कि ये इसको हम है ना शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। ये कंपटीशन और जीके के मतलब से भी पूछ लिया जाता है कि ड्राई आइस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है, तो शुष्क बर्फ, क्योंकि यह एक बर्फ का ही कार्य करती है। जिस तरीके से जलने वाले पदार्थ होते हैं उनको ठंडा करने का कार्य बर्फ करती है, ठीक उसी तरीके से अग्निशमन यानी आग बुझाने का कार्य ये CO2 गैस करती है। CO2 गैस क्या होती है कि जिस प्रकार हम इनको किसी स्थान विशेष पर आग लग जाती है तो चारों तरफ से एक गोल घेरा बना लेती है कंबल की तरह, और उसमें बाह्य रूप से आने वाले ऑक्सीजन मात्रा को क्या कर देती है? कम कर देती है, जिसके कारण आग आसानी से बुझ जाती है और यह अत्यधिक ठंडी होती है। अग्निशमन में के बाद में फिर आता है दहन के प्रकार, यानी कि किसी भी प्रकार का दहन किया जाए तो दहन के प्रकार दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है तीव्र दहन, जो बहुत तेज गति के साथ में जलते हों वो होते हैं तीव्र दहन, और एक होते हैं स्वतः दहन, दूसरा होता है स्वतः दहन। स्वतः दहन में वस्तुएं अपने आप ही स्वतः ही जल जाती हों। तीव्र दहन का मतलब होता है तीव्र दहन का मतलब होता है तेज गति से। पेट्रोल है ये आसानी से तीव्र दहन के साथ में जल जाता है। लेकिन मैं बात करूं मैं यदि सोडियम की, पोटेशियम की, फास्फोरस की, सोडियम, पोटेशियम, इनके अलावा फास्फोरस, ये जो फास्फोरस पदार्थ है स्वतः दहन के अंतर्गत। स्वतः दहन यानी कि अत्यधिक, कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो अत्यधिक तापमान के कारण ही स्वतः जल जाते हैं, लेकिन फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ होता है जो हवा के संपर्क में आने पर ही जल उठता है। उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम है, इनमें भी बहुत तेज गति के साथ में जलने की प्रक्रिया होती है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों धातु होते हैं, और ये धातु होते हुए भी है ना ये आसानी से जल उठते हैं। इनको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये केरोसिन में इसलिए डुबो करके रखे जाते हैं, अगर वो खुली अवस्था में रखें या अदरवाइज किसी और पदार्थ में रखें तो ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर जाते हैं। केरोसिन में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर जाते हैं और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इसलिए ऑक्सीजन से क्रिया ना करें और आग ना पकड़ें, स्वतः जलने से बचाने के लिए सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। इनके बाद में आता है स्वतः दहन में जैसे फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है हवा के संपर्क में आएगा स्वतः ही जल उठता है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं या जावन कंडीशन जो देखने को मिलती है। जंगलों में हम लोग देखते हैं कि जंगलों के अंतर्गत भी आसानी से आग लग जाती है। तो वो कब लगती है? जब वायुमंडलीय तापमान अधिक हो जाता है या हल्के से घर्षण के कारण ही आग लग जाती है और बहुत पूरा एरिया समाप्त हो जाता है स्वतः ही। इसके बाद में आता है विस्फोट।
विस्फोट क्या होता है? विस्फोट में ध्वनि भी उत्पन्न होती है, अग्नि भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जो ध्वनि, अग्नि और प्रकाश के माध्यम से चलते हों। ध्वनि, विशेष प्रकार की लपटें या धुआं के साथ और प्रकाश के साथ में जलते हों, उजाला भी होता हो, ऐसे पदार्थों के जलने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है विस्फोट। जैसे हम पटाखे चलाते हैं, पटाखे चलाने में क्या होता है? आवाज भी आती है, उसके अलावा उसमें से धुआं भी निकलता है, जलता भी है वो, और एकदम एक उजाला सा भी हो जाता है। तो वो क्या है? एक विस्फोट है। तो ये ध्वनि, अग्नि, प्रकाश, ये क्या है? एक विस्फोट की कंडीशन उत्पन्न करते हैं। अब बात आती है जलने की। तो मोमबत्ती का भाग जो है, अब बाद में बता देता हूं आपको। ज्वाला की जो कंडीशंस होती है वो क्या है? हम लोग देखते हैं सोनार वगैरह जो होते हैं, अग्रभाग को उसमें फूंकनी लेकर के अग्रभाग से उसको तपाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक मोमबत्ती बनी हुई है, यहां से मोमबत्ती है। इस मोमबत्ती वाले भाग में यहां पर एक मोमबत्ती रखी हुई है। मोमबत्ती का जो ये अग्रभाग होता है, यहां पे अत्यधिक ऊष्मा होती है, अत्यधिक ऊष्मा होती है। इसका जो मध्य भाग होता है, यहां पर कम पाई जाती है, कम ऊष्मा, और यहां पर होती है बिल्कुल निम्न ऊष्मा। और इस भाग से, यहां से ये जो भाग है इनके, इन भागों से कार्बन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है मोमबत्ती में। तो जब कोई भी वस्तु जलती है तो जलते समय ना उस वस्तु में कार्बन की मात्रा यहाँ पे कैसी पाई जाती है? अधिक। इसलिए सबसे अधिक ऊष्मा कहाँ होती है? अग्रभाग पे। इसी का कारण है कि अग्रभाग पर अधिक ऊष्मा होने के कारण एक पतला तार है, इस तार पे आगे का जो भाग है, ये भाग क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। एक फूंकने की सहायता से वो अग्रभाग से इसको गर्म करते हैं, आगे की ज्वाला को उस पर देने का कार्य करते हैं। सोनार वगैरह जो होते हैं धातु को तपाने का, तो फूंकनी से करते हैं उसको आगे से। तो ये होता है अत्यधिक ज्वाला के साथ में ईंधन का जलना। बात आती है आदर्श ईंधन की। आदर्श ईंधन वो ईंधन होता है जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, सस्ता हो, सुलभ हो, अत्यधिक ऊर्जा का या ऊष्मा का मान उत्पन्न करता हो, ऐसा ईंधन आदर्श ईंधन कहलाता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, आदर्श ईंधन होता क्या है? तो ऐसा ईंधन जो आसानी से उपलब्ध हो जाता हो, सस्ता हो और अत्यधिक ऊष्मा प्रकट करता हो, ऐसा ईंधन आदर्श ईंधन कहलाता है। आदर्श ईंधन के आदर्श ईंधन में सरल हो, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो जाता हो, आसानी से उपलब्ध हो जाता हो, सरल, सस्ता, आसानी से उपलब्ध हो जाता हो। उसके अलावा ऊष्मीय मान, ऊष्मीय ऊर्जा अधिक प्रकट करता हो, ऐसा ईंधन कैसा है? ये कैसा है? आदर्श ईंधन है। लेकिन जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता उसको हम आदर्श ईंधन नहीं कहते। अब आती है बात ईंधन की दक्षता की, यानी कि ईंधन की ऊर्जा की बात, ईंधन कितना अच्छा है और कितना बेकार है। तो ईंधन की दक्षता की यदि हम बात करें तो ईंधन की दक्षता में हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, माना उदाहरण के तौर पे 1 किलोग्राम का, यहाँ 1 किलोग्राम ईंधन है, इसका भार कितना है? 1 kg। 1 किलोग्राम ईंधन, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, 1 किलोग्राम माना ये ईंधन है, इसको पूरा जलाया जाता है और उसमें उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। इसको किलोजूल प्रति किलोग्राम के मात्रक द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईंधन दक्षता का मात्रक क्या होता है या ईंधन की ऊर्जा का मापन क्या होता है? तो ईंधन की ऊर्जा की जो दक्षता मापी जाती है वो किलोजूल प्रति किलोग्राम में मापी जाती है।
किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापी जाती है, किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापी जाती है। अब आते हैं हम ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभावों पे। ईंधन के दहन से जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनमें पहला जो कारण होता है कि कार्बन। ईंधन को जब जलाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें अगर हम रोगों की बात करें तो रोगों में हम अगर देखते हैं तो पहला जो कारण है उसमें हम देख सकते हैं कार्बन के कारण रोगों में पहला रोग है श्वास व दमा से संबंधित, यानी कि जहां पर जिन ईंधन पूर्ण तरीके से जलता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग श्वसन क्रिया, श्वास लेने में अत्यधिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते। दूसरा आता है ईंधन के दहन से हानिकारक प्रभावों में कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है हमारे रुधिर के अंतर्गत हीमोग्लोबिन की क्षमता और रुधिर में ऑक्सीजन की क्षमता होती है उसका वहन करने के लिए कार्य जो होते हैं उनको कम कर देती है, जिसके कारण हम लोगों को श्वसन क्रिया में समस्या आती है। हम देखते हैं कि माना जैसे उदाहरण के तौर पर एक जलती हुई अंगीठी को यदि बंद कमरे में रख दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। जलती हुई अंगीठी है, चारों तरफ से कमरा बंद है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसको हम श्वसन क्रिया के दौरान यदि हम ग्रहण करेंगे तो हमारे रुधिर में जो क्षमता होती है वहन करने की, रुधिर में जो वहन क्षमता होती है वो पूरे तरीका से समाप्त हो जाती है एक तरीके धीरे धीरे से, और रुधिर में ऑक्सीजन क्षमता समाप्त होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो दूसरा हानिकारक प्रभाव इसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसके कारण मानव के शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन की वहन क्षमता कम हो जाएगी और व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तीसरा है अत्यधिक कार्बनिक पदार्थों का ईंधन का हम दहन करते हैं तो वायुमंडल के अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वायुमंडल के जो औसतन तापमान है उस तापमान में वृद्धि हो रही है। तो वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वैश्विक ऊष्मीकरण कहते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मीकरण कहा जाता है। तो ये किसके कारण है? अगर अत्यधिक मात्रा में जैसे हम लोग वाहन चला रहे हैं, वाहनों के चलाने के उपरांत विभिन्न प्रकार के हम ईंधनों को जला रहे हैं, तो वो ईंधन जो जल रहा है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी है, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी पदार्थ क्या करते हैं? वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, जो वायुमंडल के लिए अत्यधिक हानिकारक है। ग्लोबल वार्मिंग पर खतरा है, वैश्विक ऊष्मीकरण हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो ओजोन परत है वो अत्यधिक प्रभावित हो रही है। चौथा जो हानिकारक प्रभाव है ईंधन के दहन का वो क्या है कि हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये पदार्थ बनते हैं पेट्रोल डीजलों के जलाने के दौरान। तो ये जब नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड जो होते हैं ना, ये मृदा के ऊपर वर्षा के जल के साथ में ये मृदा के ऊपर आ जाते हैं, अर्थात वर्षा के जल के साथ में ये जो डाइसल्फाइड वगैरह जो होते हैं इनके साथ में होने वाली जो वर्षा होती है ये वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अर्थात और ये अम्लीय वर्षा जो होती है ये मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको कम करने का कार्य करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव आते हैं हानिकारक प्रभावों में। आशा करता हूं ये चैप्टर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप लोग घर पर अध्ययन करें, इनमें जितनी मैंने परिभाषाएं कराई है, ज्वलन ताप क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, आदर्श ईंधन क्या होता है, ईंधन की दक्षता क्या होती है, ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं, अच्छा ईंधन क्या है, किन किन क्षेत्रों में ऊष्मा का मान अधिक होता है, ये सभी आप घर पर याद करें। आपके लिए होमवर्क ये याद करें और इनको फेयर वर्क कॉपी में इनको लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोग मेरे कहे अनुसार घर पर याद करेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आगे का टॉपिक मैं कल कराऊंगा। धन्यवाद।